Hello students, I hope you all are doing good. So we are going to start our last topic of business environment. हमारे थर्ड चैप्टर का आखिरी टॉपिक स्टार्ट होना है. इसमें पहले तो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया. आपको मैंने बताया है कि हमारे जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है उसे हम 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. 5 कौन कौन से थे? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जिसके अंदर हमारी वेल्थ एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं. दूसरा कौन सा था? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, जिसमें हमारे साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट्स आते हैं. जितने भी चेंजेस होते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, मशीनरी के अंदर, वो सभी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं. थर्ड था लीगल एनवायरनमेंट. लीगल के अंदर हमारा जो लॉ है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, उससे कनेक्टेड जो भी चीज़ें हैं वो सभी आती हैं. यानी कि एक बिजनेसमैन को लॉ का कंप्लायंस भी बहुत नेसेसरी होता है. फोर्थ था हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कहता है कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ या उनकी जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं उनको भी ध्यान में रखना होगा, और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो चेंज होने वाला है. ठीक है. तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया. क्योंकि अब आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि जब भी हम इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की बात करेंगे, बिज़नेस स्टडीज़ के अंदर करें या फिर हम इकोनॉमिक्स के अंदर करें, तो बार बार जो है जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP 1991 है उसका जिक्र होता है. उसका जिक्र क्यों होता है? क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर अब तक का जो सबसे बड़ा रिफॉर्म आया, जिसे हम कह सकते हैं, या सबसे इफ़ेक्टिव रिफॉर्म जो आया है इकोनॉमिक चेंजेस के अंदर, वो 1991 वाला ही था. इसे हम LPG भी बोल देते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन करके, या फिर हम इसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 भी बोलते हैं, या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 भी बोलते हैं. ठीक है. तो हमारा जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसके अंदर जो अब तक सबसे बड़ा चेंज आया है आज़ादी से लेकर अब तक, 2 बात याद रखनी है. मैं यह बुक्स के अंदर या फिर हमारे इंडिया की स्टडी करते टाइम पे बार बार इसका जिक्र क्यों होता है? क्योंकि अब तक का सबसे बड़ा रिफॉर्म है ये, और सबसे ज़्यादा कारगर रिफॉर्म है. इफ़ेक्टिव भी रहा है ये साथ में. ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़ा बड़ा है, ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद भी रहा है. ठीक है. इसलिए बार बार इसका जिक्र होता ही है. मेनली इसके अंदर 3 चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं. वैसे इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और भी थी. अगर आप कभी मन करे तो नेट पे जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 डाल के डीपली स्टडी कर सकते हैं इसकी. इससे अलग भी बहुत कुछ था. ठीक है. तो फिर से एक बार रिपीट करें. वैसे आपको 11th का याद होना चाहिए, तो आई थिंक 2 से 3 बार ये हो चुका है कम से कम, बट फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ. पहला इसका पार्ट है लिबरलाइजेशन, जैसे LPG. तो पहला इसका पार्ट है लिबरलाइजेशन. लिबरल का मतलब होता है चीज़ों को आसान कर देना, उदारवादी होना. ठीक है. अगर हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है उदारवादी नीति. ठीक है. उदारवादी कैसे? हम किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं? इकोनॉमिक पॉलिसी या फिर बिजनेस के कंटेक्स्ट में? तो उदारवादी बिजनेस कब होगा? जब बिजनेसमैन के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस ना हो, रूल्स रेगुलेशंस कम से कम हो. ठीक है. तो इसके ज़रिए 1991 में जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने बिजनेसमैन को अट्रैक्ट करने के लिए, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बिज़नेस की तरफ, उन्होंने रूल्स रेगुलेशंस कम कर दिए. जो पब्लिक सेक्टर के लिए, आप जानते हैं 2 सेक्टर्स होते हैं, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर विच इज़ पार्शली और टोटली कंट्रोल्ड एंड ओन्ड बाय गवर्नमेंट. ठीक है. तो जो पब्लिक सेक्टर था इंडिया में पहले, वो रूलिंग था. यानी कि अगर हम 1991 से पहले की बात करते हैं तो इंडिया के जो बिज़नेस है या फिर जो बड़े बड़े कंपनीज़ हैं वो ऑलमोस्ट सारी की सारी होल्डिंग उसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास थी. वो या तो जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास हो या फिर सेंट्रल के पास हो. ठीक है. बट इसके बाद एल के ज़रिए क्या किया उन्होंने, जो रूल्स रेगुलेशंस बहुत सारे थे, कई तरह के एक्ट थे. लाइक एक था MRTP एक्ट था. एक तो रूल्स ऐसे थे कि अगर मान लीजिए आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर हो गया तो फिर जो है आप और सेल्स नहीं कर सकते. तो ऐसे ऐसे जो एक्ट्स थे, यूजलेस एक्ट्स थे, उन सभी रेगुलेशंस को, रूल्स को हटा दिया गया और बिज़नेस फॉर्म करना इजी हो गया. इससे क्या हुआ? बहुत सारे इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हुए एंड वो भी जो है इंडिया के अंदर आने लगे. दूसरी बात, पहले जो है जो फॉरेन कंपनीज़ होती हैं उनको इंडिया में आकर बिज़नेस करने की परमिशंस नहीं थी. बट इसके बाद क्या हो गया, जो फॉरेन कंपनीज़ हैं उनको अब इंडिया में बिज़नेस सेटअप करना ईजी कर दिया गया. ठीक है. पहले फॉरेन कंपनीज़ इंडिया में आकर बिज़नेस ईज़िली फॉर्म नहीं कर सकती थी. एक रूल था इस तरह का कि अगर मान लो कोई फॉरेन इन्वेस्टर है
तो वो अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। बिजनेस कर सकता है बट वो किसी और से लीज पे प्रॉपर्टी लेगा, ओन नहीं कर सकता, परचेज नहीं कर सकता। तो वो सभी एक्ट्स हटा दिए। आप सिंपली कह सकते हैं कि लिबरलाइजेशन के अंदर रिमूवल ऑफ अननेसेसरी, ऐसा नहीं कि हमने बेमतलब में जो सारे के सारे ही अपने एक्ट्स हटा दिए या लॉ को ही ख़त्म कर दिया। अननेसेसरी रूल्स एंड रेगुलेशंस टू ईज बिजनेस एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो है एल के ज़रिए क्या किया हमने, लिबरलाइजेशन के ज़रिए क्या किया, जो बेमतलब के रूल्स रेगुलेशंस थे उन्हें हटा दिया, बिज़नेस को आसान कर दिया, और इससे क्या हुआ, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो अट्रैक्ट हुए। देखो भाई, आप अगर मान लो एक बिजनेसमैन हैं, आपको बिज़नेस फॉर्म करने के लिए दुनिया भर की लाइसेंसिंग लेनी पड़े, आपको जो है दुनिया भर के रूल्स मानने पड़े, रेगुलेशंस मानने पड़े, उसके बाद आपको जो है GST फाइल करनी है, आपको फलाना लाइसेंस लेना है, मतलब 50 तरह के लाइसेंस हैं। तो आप जो है उस काम को करने से बचेंगे। आप सोचेंगे इससे बढ़िया तो सिंपल एक जॉब करो, छुट्टी। ऐसा बिजनेस कौन करे जिसमें जो दुनिया भर की झंझट हो। ठीक है, तो उसको ईजी करने के लिए क्या किया गया, एक सिंप्लीफाइड तरीका निकाला, जिससे कि आपके पास 50 की जगह अब सिर्फ 4 रूल्स रेगुलेशंस हैं, आपको सिर्फ 2 लाइसेंस लेने हैं और आप बिज़नेस फॉर्म कर सकते हैं। तो पहले वाला अट्रैक्टिव है या नए वाला? नए वाला ऑब्वियस सी बात है। दूसरा है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन के ज़रिए पहले जो कंट्रोल था बिज़नेस के ऊपर या इंडियन मार्केट्स के ऊपर वो पब्लिक सेक्टर का था। 16 के आसपास जो है सेक्टर्स गवर्नमेंट के लिए रिजर्व थे, यानी कि उनके अंदर प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं वो आ ही नहीं सकते। एंड आपको पता भी होगा कि जो अमेरिका है वहाँ पर कम्प्लीटली प्राइवेटाइजेशन चलता है, यानी कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट कंट्रोल नेग्लिजिबल है ऑलमोस्ट। जो डिफेंस सेक्टर है इंडिया में, डिफेंस में अब भी नहीं है, डिफेंस सेक्टर तक के अंदर वहाँ पर जो प्राइवेट कंपनीज काम करती हैं। ठीक है, इसके ज़रिए क्या किया, जो गवर्नमेंट ओनरशिप थी, जो मैनेजमेंट था, उसे सेल कर दिया। ठीक है, और गवर्नमेंट के लिए यानी पब्लिक सेक्टर के लिए पहले जो 16 से 17 सेक्टर्स थे उन्हें रिड्यूस करके बस 2 सेक्टर्स रखे गए। 2 सेक्टर्स कौन से हैं? एक तो है डिफेंस एंड दूसरा है एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीक्रेट या कॉन्फिडेंशियल होते हैं, इसलिए इनको प्राइवेट हाथों में अभी भी नहीं दिया गया है। ठीक है, सेलिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट प्लेयर्स and increased participation of private sector। इससे क्या हुआ कि बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनीज थी वो भी फॉर्म हो गई इंडिया के अंदर। ठीक है, आज जितनी हम कंपनीज देखते हैं अपने आसपास, उनमें से जो है 80% कंपनीज इसके बाद ही फॉर्म हुई हैं। पहले जो है आपको अगर प्राइवेट कंपनी फॉर्म करनी हो तो आपके लिए गिने चुने सेक्टर्स थे, यानी कि आप जो है पहले रियल एस्टेट में नहीं जा सकते थे, आप जो है पहले रेलवेज़ के अंदर नहीं जा सकते थे, आप जो है पहले ऑयल सेक्टर में नहीं जा सकते थे, यानी कि जो ऑयल सेल करने वाली कंपनीज होती हैं वो पहले वो सिर्फ पब्लिक ही हो सकती थी, आप जो है उसमें जा ही नहीं सकते थे। सपोज़ कीजिए कि आपके पास एक बिज़नेस आइडिया है रेलवेज़ को लेकर। ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं जो है रेलवेज़ के अंदर कुछ ऐसा डेवलपमेंट कर दूं अगर मेरे हाथ में आए तो, बट हमारा जो रूल है, जो हमारे इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो कहती हैं कि आप तो इस सेक्टर में अपना हाथ डाल ही नहीं सकते, तो आपके जो आइडियाज़ हैं वो सब तो वेस्ट गए। तो इसलिए जो है प्राइवेटाइजेशन के ज़रिए दूसरी बात, जो हमारा पब्लिक सेक्टर था वो लॉस मेकिंग था। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो पब्लिक सेक्टर था वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक आप कह सकते हैं लायबिलिटी बन चुका था हमारी गवर्नमेंट के ऊपर। लायबिलिटी क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि एक तो जो है ये लॉस क्रिएट कर रहा था, और दूसरी बात सरकार ना चाहते हुए भी इन्हें बंद नहीं कर सकती। बंद क्यों नहीं कर सकते जी? देखो, अगर मान लो कोई गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर को सेल करती है, बंद करती है,
तो उसके ऊपर एक धब्बा बन जाता है। धब्बा क्या कि आप जो है एक बड़ी कंपनी को चलाने में भी सक्षम नहीं है, आपकी जो गवर्नमेंट है वो एफिशिएंट नहीं है, चाहे वो सही कर रही हो, बट जो है जैसे अभी आपने शायद हाल फिलहाल में सुना हो, एयर इंडिया वाला कॉन्सेप्ट था। जब एयर इंडिया सेल करने की बात चल रही थी, उसको शेयर्स बेचने की बात चल रही थी, तो लोगों ने उसकी खूब बुराई करी कि सब कुछ प्राइवेट लोगों के हाथ में दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जब कोई कंपनी बंद मतलब नुकसान क्रिएट कर रही हो, तो एक आम आदमी क्या करता है, उसे बंद करेगा, किसी और को सेल करेगा, उसमें विस्तार के लिए वो कुछ और नीति बनाएगा, किसी और को पार्टनर बनाएगा, यही कर सकता है। अब अगर गवर्नमेंट ये चीज़ कर दे तो लोग क्या करते हैं, बुराई करते हैं। कुछ हद तक ठीक भी है, कभी कभी क्या होता है गवर्नमेंट से अपने फ़ायदे के लिए अपने किसी फ्रेंड को सेल कर दिया, है ना। मान लो कि मोदी जी एंड अंबानी के बीच में पार्टनरशिप है, मतलब इन फॉर्मल पार्टनरशिप है, और अंबानी को सेल कर दी तो वो गलत हो जाएगा। बट ये है कि नॉर्मली ऐसा कर देना चाहिए अगर मान लो बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस कंट्री में चल रहा हो, ठीक है। उस टाइम जब ये प्राइवेटाइजेशन हुआ था 1991 में भी, तब भी बहुत लोगों ने विरोध किया था। एक विलेज के बारे में था कि आंध्र प्रदेश में एक विलेज के लोगों ने एक फैक्ट्री को प्राइवेट करने की वजह से मतलब सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या कर ली थी सैकड़ों लोगों ने, सैकड़ों मजदूरों ने। उन्होंने क्या सोचा कि अब मान लो भाई ये तो बेसिक हम जानते ही हैं, पब्लिक सेक्टर का काम क्या होता है, इकोनॉमिक मतलब सोशल वेलफेयर। प्राइवेट का काम क्या होता है, प्रॉफिट्स मेकिंग। तो भाई ये तो प्राइवेट वाला बंदा तो प्रॉफिट के बारे में सोचेगा, वो वेलफेयर तो सोचने से रहा। तो बहुत सारे लोग जी अनुमान लगा लेते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, पहले ही सोच के आत्महत्या करनी शुरू कर दी थी। तो ये क्यों किया था, जिससे कि नए बिजनेस आए, ठीक है, और न्यू लोग इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट हों, ठीक है, और इसी की वजह से बहुत सारी न्यू कंपनीज फॉर्म हो भी गई थी। थर्ड है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ओपनिंग अप आवर इकोनॉमी फॉर वर्ल्ड, यानी कि हमारी इकोनॉमी को, जो हमारी 3 सेक्टर इकोनॉमी है उसे 4 सेक्टर इकोनॉमी बनाना, या फिर जो हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी है उसे ओपन करना, या फिर इंटीग्रेट करना, जोड़ना अपनी इकोनॉमी को पूरे वर्ल्ड के साथ, ठीक है। इंटीग्रेटिंग डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द वर्ल्ड। आज जो है कहीं भी दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी बने, वो फ़ौरन इंडिया में भी आ जाती है। क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इंडिया वाले मेडिसिन्स बना रहे हैं, अभी आपने सुना होगा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का, इंडिया वाले मेडिसिन्स बना रहे हैं, बट पूरा वर्ल्ड जो है उससे इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड को उसकी डिमांड कर रहा है, इंडिया ने भेजनी बंद करी तो दुनिया वाले जो है मांगने लगे। क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ऐसे ही आपने देखा हो कि अमेरिकन इकोनॉमी या यूरोपियन इकोनॉमीज़ अगर मान लो डूब रही हों तो उसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर भी पड़ता है। क्यों, क्योंकि सारी इकोनॉमीज़ आज जुड़ी हुई हैं आपस में। इतना बड़ा ट्रेड होता है आपस में कंट्रीज़ के बीच में कि अगर एक किसी कंट्री के अंदर, बड़े कंट्री के अंदर, छोटे मोटे की बात नहीं कर रहा, भूटान में क्या हो रहा है उससे क्या मतलब किसी को, है ना, या फिर सूडान के अंदर जो है वो कंट्री रहे ना रहे, किसी के ऊपर क्या ख़ास फ़र्क पड़ना है, कुछ भी नहीं। बट हम बड़ी इकोनॉमीज़ की बात करते हैं, जो टॉप 5 टॉप 10 इकोनॉमीज़ होती हैं, लाइक फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, यूके, अमेरिका, चाइना, ठीक है। अगर इन इकोनॉमीज़ में कुछ मतलब मंदी या महंगाई आती है तो उसका इफ़ेक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ता है। क्यों, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ को आपस में कनेक्ट कर दिया। आप ये मान सकते हैं कि जो पूरा संसार है वो हमारा मार्केट है। इसका फ़ायदा क्या हुआ, हमारी जो इंडियन कंपनीज़ हैं उनके लिए मार्केट बड़ा हो गया। मार्केट बड़ा कैसे हुआ, पहले जो है आप सिर्फ अपने कंट्री के अंदर सेल कर रहे थे सामान, अपने कंट्री के अंदर हमारी, चलो मान ली हमने 130 करोड़ पॉपुलेशन, वैसे तो काफ़ी है बट फिर भी हमारे पास जो है एक लिमिटेड कंज्यूमर्स हैं या फिर परचेज़ करने वाले हैं। अब आपने जो है अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है जी, 700 करोड़, ठीक है। तो इतने लोग बढ़ भी तो गए, 550 करोड़ के आसपास लोग आपके कस्टमर्स बढ़ गए हैं, मतलब पोटेंशियल कस्टमर्स बढ़ गए हैं, तो हमारा जो नंबर ऑफ़ सेल्स है वो इंक्रीज़ होने का चांस होगा, ऑब्वियस ही बात है। ऐसे ही टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कुछ भी बने वो फ़ौरन हमारे यहाँ पे आ सकती है। क्यों, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो पूरे वर्ल्ड से जुड़ी हुई है, हमारे जो मार्केट्स हैं वो ओपन है, ठीक है।
अब उसके बाद जो है ये जो LPG था इसका इम्पैक्ट क्या रहा, या हमारा जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा इस NEP का। सबसे पहला, अगर हम तीनों चीज़ों को देखें, लिबरल होने से यानी रूल्स रेगुलेशंस कम है, ज़्यादा लोग मोटिवेट होंगे बिज़नेस फॉर्म करने के लिए, नई कंपनीज फॉर्म करने के लिए, बिज़नेस करने के लिए। प्राइवेट का मतलब क्या, हर सेक्टर के अंदर अब जो है और बिजनेसमैन आएंगे और इन्वेस्टर्स आएंगे। ग्लोबल का मतलब क्या, अब इंडियन कंपनीज़ भी बाहर वाली कंपनीज़ भी आ जाएंगी, यानी कि पहले नंबर ऑफ़ कंपनीज़ अगर 2 था तो अब जो नंबर ऑफ़ कंपनीज़ इसके बाद 10 हो गया। 2 कंपनीज़ मतलब 2 स्टूडेंट्स मतलब कम कंपटीशन, 10 स्टूडेंट्स मतलब ज़्यादा कंपटीशन, ठीक है। अब मान लीजिए वही क्लास में 3 ही बच्चे हैं तो तीनों की फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी ना किसी की तो आनी है। अब अगर 30 हैं तब फर्स्ट सेकंड थर्ड लाते हैं तो बड़ी बात है। जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ बिजनेस होंगे, उतने ही ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने वाला है। तो पहला इम्पैक्ट क्या पड़ा, इन तीनों रीज़न से ही है, ये कंबाइन होके है इम्पैक्ट, ठीक है। पहला, इंक्रीज कंपटीशन, यानी कि क्योंकि हमारे यहाँ पर LPG आया, इस वजह से बहुत सारे बिजनेसेस नए फॉर्म हुए, बहुत सारी बाहर की फॉरेन कंपनीज़ भी इंडिया में आई। फॉरेन कंपनीज़ के आने से क्या हुआ, वो जो है अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स लेके आई, कम दामों पर लेके आई, ठीक है। इसी वजह से कंपटीशन बढ़ा, और कंपटीशन बढ़ने से क्या हुआ, लोगों को जो है सस्ता और अच्छा सामान मिलने लगा। अब जैसे हम लोग चाइना से सामान ख़रीदते हैं इंडियंस, देखो भाई हमारा जो देश प्रेम है वो कहता है कि हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। भाई देश प्रेम तो यही कहता है कि चाइना इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमारा जो है एक तरह से एनिमी हो चुका है, बट फिर भी हम जो है चाइनीज़ सामान क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो सस्ता है। अगर हम कंपेयर करते हैं उसे इंडियन गुड्स से तो वो जो है बहुत ज़्यादा चीप है और क्वालिटी भी उसकी इतनी बुरी नहीं है, ठीक है। वो बात है कि आप जो है 500 वाली चीज़ 50 में लेंगे तो फिर तो थोड़ा बहुत भाई आपको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट अगर आप 500 वाली 400 में लेते हैं तो चाइनीज़ गुड्स अच्छे हैं क्वालिटी में, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ा। हमारी जो इंडियन कंपनीज़ हैं उनके लिए बहुत बड़ा कंपटीशन बढ़ गया ग्लोबलाइजेशन की वजह से। पहले क्या था भाई, अगर मान लो अकेली मेरी ही शॉप हो पूरे शहर के अंदर, मैं ही एक हूँ जो खाने पीने का आइटम बेच रहा है, लोगों को उसकी नीड तो होती है, भाई कस्टमर्स मतलब आम आदमी है, उसे खाना तो चाहिए होगा, तो मेरी जो मर्ज़ी हो मैं उस प्राइस पे सामान सेल कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो जो है डबल दाम में बेच सकता हूँ, लोगों को मजबूरन ख़रीदना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दे हैव नो ऑप्शन, ठीक है। बट कंपटीशन से क्या हुआ, जो मनमाने दाम ले रहे थे इंडियन कंपनीज वाले, उनको भी कंपटीशन फेस करना पड़ा। जो मनमानी क्वालिटी पहले वो सेल कर रहे थे, घटिया क्वालिटी बेच रहे थे, उनको उससे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा, उन्हें अब क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ी अपनी। तो कंपटीशन बढ़ने से बहुत सारे फ़ायदे हुए। दूसरा, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। पहले जो है कस्टमर्स के सामने सिर्फ एक ही सेलर था, जैसे मोनोपोली में होता है। आप मोनोपोली और एक परफेक्ट कंपटीशन के बीच का डिफरेंस समझ लीजिए, तो वही सारा है। अगर मान लीजिए नई कंपनीज आई, मैंने आपको बताया कि आज का टाइम क्या है, कस्टमर्स को कुछ न्यू दीजिए, उनके सामने जो है हम अगर कुछ नया रखेंगे तो कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे। तो वो नया करने के चक्कर में जो है कंपनीज कुछ अलग अलग टेक्निक्स निकालती रहती हैं, कुछ नया नया निकालती रहती हैं। इससे क्या है, जो कस्टमर्स हैं उनकी भी उम्मीद जागती है कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, तो उनकी डिमांड बढ़ गई। डिमांड क्या, कि सामान और कम से कम प्राइस में मिले, क्वालिटी और अच्छी से अच्छी हो जाए, ठीक है, या फिर इसके अंदर ये चेंजेस होने चाहिए, वो चेंजेस होने चाहिए, दुनिया भर की चीज़ें डिमांड करने लगे। अब एक छोटा सा एग्जांपल आप ले लो, अगर आपकी मम्मी जब खाना बनाती हैं, ठीक है, वो आपसे पूछती ही नहीं कि क्या बनाना क्या नहीं बनाना, जो बना दिया आपको वही खाना पड़ेगा। तो क्या आप कभी डिमांड करेंगे ना, बिल्कुल भी नहीं करने वाले। बट अगर आपसे वो पूछने लगें कि क्या खाओगे, डेली पूछते हैं आपसे, तो आपकी जो है डिमांड बढ़ने लगेगी। डिमांड कैसे, कि ये भी तो हो सकता है, वो बना लो, मतलब नए नए आप डिशेज़ ढूंढ के लाओगे, नई नई रेसिपीज़ ढूंढ के लाने लगोगे जो कभी घर में बनी ना हो वो भी, ठीक है। तो लोगों की डिमांड को बढ़ती है जब उन्हें कुछ उम्मीद दिखती है कि सामने वाला ऐसा करेगा। और क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है तो हर कंपनी, हर बिज़नेस चाहता है कि मैं कस्टमर्स के जो नीड है, जो डिमांड है, उसको कैप्चर कर सकूं। तो उस डिमांड को कैप्चर करने के लिए वो जो है कस्टमर से पूछता है। जब वो कस्टमर से पूछेगा तो कस्टमर्स की जो माइंड है, क्रिएटिविटी है, वो भी जागेगी। पहले उन्हें लगता था कस्टमर्स को कि 2 कंपनी है, हाँ ये जो बेच रहे हैं वही ख़रीदना पड़ेगा, बट अब उन्हें लगता है कि हम जो मांगेंगे वो मिलेगा। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आ गया।
मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट से हटके हम कौन से कॉन्सेप्ट पे पहुंच चुके हैं, मार्केटिंग पर। मार्केटिंग का पहला रूल क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ कस्टमर्स, ठीक है। तो इसलिए कस्टमर्स की जो डिमांड है वो भी बढ़ने लगी, कम प्राइस में वो और अच्छी क्वालिटी एक्सपेक्ट करने लगे हैं। मोबाइल फ़ोन्स में देख लीजिए आप, पहले किसी ने सोचा कि फिंगरप्रिंट आना चाहिए, फिर अब जो है लोग कह रहे थे कि क्यों ना स्मार्टफोन्स पर जो है पेन बिल्कुल वर्क करे। फिर उसके बाद लोग कहने लगे क्यों ना जो है हमारी हैंड राइटिंग को हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकें, तो सैमसंग ने वो भी निकाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद लोग कहने लगे कि फेस लॉक भी होना चाहिए, फिर कहने लगे वीडियो कॉल भी होनी चाहिए, फिर कहने लगे पता नहीं क्या क्या कहने लगे। अब वो तो कहना तो कभी ख़त्म होगा ही नहीं। एक कह रहा था कि माइक्रोमैक्स में शायद आया था कि रेज़र होना चाहिए इसके अंदर, बाल काटने का उस तरह होना चाहिए। मतलब ये क्या बकवास है। तो डिमांड जो है कस्टमर्स की बढ़ती रहेगी, अगर जो सूटेबल होगा वो कंपनीज फॉलो भी कर लेंगी। ओके, जैसे गेम्स आते हैं, ऐप्स आते हैं दुनिया भर की। अभी जो है मेडिकल के लिए, मतलब मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारी ऐप्स आने लगी हैं। तो ये कस्टमर्स की डिमांड को पूरा करने के लिए हो रहा है सब कुछ, और कुछ नहीं है। थर्ड पॉइंट है रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा कि क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया, तो अब क्या है कि अगर मान लीजिए पूरे वर्ल्ड में कोई भी नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, कोई भी नई मशीन बनती है, तो इंडियन कंपनीज़ को भी वो फॉलो करनी पड़ेगी। इंडियन कंपनीज़ चाहकर भी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट है, इसका मतलब बहुत सारी एमएनसीज़ भी इंडिया में वर्क कर रही हैं। अगर इंडियन कंपनीज़ अपने टेक्निक्स, अपनी टेक्नोलॉजी चेंज नहीं करेंगी, तो जो एमएनसीज़ हैं वो सारा का सारा बिजनेस कैप्चर कर लेंगी और इंडियन कंपनीज़ डूब जाएंगी। अगर आप चाहते हैं टिके रहना, तो आपको जो है टेक्निकल नो हाउ जानना होगा, अपने यहाँ पर टेक्निकल डेवलपमेंट्स भी करने पड़ेंगे। कुछ नया आप जब मशीनरी के क्षेत्र में भी, प्लांट के क्षेत्र में भी करें, जिससे कि आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो, वरना फिर जो है आप लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। और इसी की वजह से एलपीजी की वजह से ही हमारे यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट भी चेंज हो गया। आपको शायद पता ना हो, बट पहले आज़ादी के समय में इंडिया जो है कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, मशीनरी वगैरह, इंडिया कैपिटल गुड्स ना के बराबर बनाया करता था। मतलब हमारे जो है मैन्युफैक्चरिंग ज़ीरो के आसपास थी, हम सारे कैपिटल गुड्स बाहर से इंपोर्ट करते थे, ठीक है। बट धीरे धीरे हमने थोड़े बहुत बनाने स्टार्ट किए। बट जो मेनली कैपिटल गुड्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है इंडिया के अंदर, वो एलपीजी के बाद ही हुआ। कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज फॉर्म हुई जिन्होंने कैपिटल गुड्स बनाने के लिए, क्योंकि देखो कैपिटल गुड्स ऑलरेडी, मतलब वो जो सामान है वही महंगा होता है। अब जो है उस सामान को बनाने के लिए जो कंपनी, जो फैक्ट्री फॉर्म होगी, उसके लिए बहुत लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। पहले इंडिया के पास इतना पोटेंशियल नहीं था, इंडियन बिजनेसमैन के पास इतना पोटेंशियल नहीं था। बट आफ्टर एलपीजी ये थोड़ा बहुत जो है, क्योंकि बाहर की कंपनीज आने लगी, इंडियन से पार्टनरशिप करने लगी वो, तो इसलिए हमारे यहाँ पर जो है कैपिटल गुड्स भी बनने लगा। तो वो भी किसका पार्ट है, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। बहुत स्पीड से हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। आप देख लो मोबाइल फ़ोन्स सबसे परफेक्ट एग्जांपल हैं, स्मार्ट टीवीज़। पहले टीवी आए, फिर उसके बाद एलसीडी आया, फिर एलईडी आ गया। ये सब क्या है, टेक्निकल चेंजेस हैं। ऐसे ही कंप्यूटर्स आप देख लो बहुत स्पीड से चेंज हुए। आपने जब पढ़ाई शुरू की होगी, आई थिंक फर्स्ट सेकंड क्लास में होंगे आप लोग, तो उस टाइम पे कंप्यूटर्स कौन से हुआ करते थे और आजकल कौन से होते हैं। चेंजेस आप देख लो, मोबाइल फ़ोन्स देखो, आपके सामने ही चेंज हुए। तो पहले कीपैड था, उसमें भी ब्लैक एंड वाइट हुआ करते थे, फिर उसके बाद कलर स्क्रीन आई, फिर वो साइज़ बड़ा हुआ उनका, फिर उसके बाद टच आ गए। टच में भी आप देख लो दुनिया भर की चीज़ें हैं। फोर्थ पॉइंट है नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, जो ह्यूमन बींग्स के पास, यानी इंसानों के पास जो भी नॉलेज है, स्किल्स हैं एंड एक्सपर्टाइज है। अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, तो आप सिंपली कह सकते हैं ऑल द स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज विच आर रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बींग्स आर ह्यूमन रिसोर्स। कोई भी एक इंसान ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, उसके पास कोई काम करने के लिए, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए जो स्किल्स हैं, जो नॉलेज है, वो ह्यूमन रिसोर्स है। आप जो है किसी पागल इंसान को ह्यूमन रिसोर्स के अंदर काउंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। बट अगर मान आपके पास दो लोग हैं, एक तो है जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, वो जो है मशीन्स का इस्तेमाल करके या फिर जो है कुछ अपने पास से बना के 500 यूनिट्स बना देता है। एक थोड़ा कम पढ़ा लिखा इंसान है, वो सिर्फ मजदूरी करता है, बट उसके पास वो फिजिकल टास्क से अपने 100 बना सकता है। तो कौन सा ह्यूमन रिसोर्स हमारे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है? और वैसी बात है, ये होगा भले ही ये फिजिकल एक्टिविटीज़ ना करें, बट उसके बावजूद ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा आउटपुट तो हमें ये दे रहा है ना, ठीक है।
तो हमें जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने की नीड पड़ गई। नीड क्यों पड़ी? क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। अब जो है इंडियंस को विदेशों से भी कम्पीट करना है भाई, क्योंकि ग्लोबल हो गया वर्ल्ड, तो बाहर वाले भी यहाँ पे आ सकते हैं। अब कस्टमर्स तो देखो वो ये नहीं देखते कि हमें जो है कौन सा इंडियन है कौन सा विदेशी है उनको क्या देखना है, कम पैसे हों, जो भी सामान उन्हें मिल रहा है वो कम पैसे का हो और अच्छी क्वालिटी का हो। तो इस चीज़ के लिए हमें जो है कम पैसों में चीज़ें बनाने के लिए हमें एफिशिएंट होना होगा। एफिशिएंट होने के लिए क्या करते हैं, हम ट्रेनिंग लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है हमें अपने इंडियन कंपनीज़ को ग्रो करने के लिए जो हमारे इंडियन एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी डेवलप करने की नीड पड़ गई, ज़रूरत पड़ गई। अगर हम ऐसा ना करें तो जो फॉरेनर्स हैं उनका कंट्रोल इंडिया के ऊपर हो जाएगा, या फिर फॉरेन कंपनीज़ जो हैं वो इंडिया के ऊपर रूल करने लगेंगी अगेन, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अंग्रेज़ों के टाइम की, तो उनका रूल स्टार्ट कैसे हुआ? वो इसी तरह से तो हुआ था। पहले कंपनी के फॉर्म में आए, उन्होंने सामान सेल किया, देन उसके बाद सामान सेल करते 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 उन्होंने कॉलोनी मतलब प्रॉपर्टी खरीदनी चालू करी, परचेजिंग चालू करी। फिर उस प्रॉपर्टी के अंदर जो है अपनी आर्मी छोटी मोटी बनानी स्टार्ट करी। उस आर्मी के बाद जो है जब वो थोड़े थोड़े एक्सपेंड होते रहे, एक्सपेंड होते होते उन्होंने क्या किया, या तो जो है हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लो, वरना फिर जो है हम तुम पे अटैक कर देंगे। एक दो बार उन्होंने अटैक कर भी दिए। अब अटैक करने के बाद जब वे जीत गए तो उन्हें लगा ये तो बहुत अच्छा तरीका है, और देन उन्होंने करते करते अपना एम्पायर खड़ा कर लिया, है ना। एक कंपनी के फॉर्म में आके रूल कर गए। तो इसलिए जो हमें अब फिर से ऐसा ना हो, दोबारा ऐसा ना हो कि फॉरेन कंपनीज रूल करने लगे इंडियन मार्केट्स के ऊपर। हमें अपने ह्यूमन रिसोर्स यानी कि अपनी स्किल्स, अपनी एक्सपर्टाइज भी, अपने नॉलेज भी इम्प्रूव करने की आवश्यकता पड़ने लगी। फिर उसके बाद है नीड फॉर चेंज। चेंज अगर हम कहें तो देखो ह्यूमन रिसोर्स में चेंज, टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज, अपने जो बिजनेस फॉर्म्स थी उन्हें चेंज करना पड़ा। पहले जो है इंडिया का सिस्टम क्या था अकाउंटिंग का बही खाता वाला था। सीबीएसई में तो नहीं है, बट यूपी बोर्ड में जो है अभी जो इंडियन स्टाइल ऑफ अकाउंटिंग है वो पढ़ाया जाता है 11th-12th के अंदर। आप कभी किसी अपने यूपी बोर्ड वाले फ्रेंड से पूछना या उसकी बुक देखना, उसके अंदर बही खाता सिस्टम अब भी है। तो वो जो बही खाता सिस्टम था वो थोड़ा स्लो था, उसमें जो है कागज़ पे आप लिखते हैं सब कुछ पेन पेपर लेके। अब अगर मान लीजिए नया टेक्नोलॉजी आ गई है टैली वाला, जिसके अंदर जो है आप अकाउंटिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ज़रिए कर सकते हैं, अगर आप उसको फॉलो ना करें तो क्या होने वाला है, आपके पास जो बिना वजह बही खातों के रूप में एक कमरा भरा हुआ है, अगर आपको ढूंढना पड़े कोई एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन तो ढूंढने में सालों निकल जाएंगे। अगर मान लो पिछले 10-15 साल का रिकॉर्ड है आपके पास एक कमरे के अंदर, आपसे कोई कहे 15 साल पुराना इस डेट का एक ट्रांजैक्शन निकाल के दे दो, तो आपको तो बहुत टाइम लग जाएगा निकालने के अंदर। बट अब कंप्यूटर से क्या होता है, आप फटाफट वो एग्जैक्ट डेट डालिए, जिसकी भी ट्रांजैक्शन है उसका नाम डालिए, सामने आ गई, ठीक है। तो अब हमें जो है अपना बिजनेस स्टाइल चेंज करने पड़े, अपने जो ट्रेडिशन थे वो चेंज करने पड़े। 6th है मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब क्या है कि हमारी जो कंपनीज़ हैं वो मार्केट के अकॉर्डिंग फॉर्म होने लगी। मैंने कहा मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, तो मार्केट ओरिएंटेशन में भी यही है कि हमारे जो मार्केट हैं वो पूरे चेंज होने लगे। पहले हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट था प्रोडक्शन का, अब हमने ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना स्टार्ट कर दिया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि मार्केट के अकॉर्डिंग आपको ढलना होगा, या फिर जो हमारा मार्केट है वो कस्टमर्स के अकॉर्डिंग फॉर्म होगा। एंड लास्ट है लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर, क्योंकि जी है प्राइवेटाइजेशन से पहले क्या था कि पब्लिक सेक्टर के पास बहुत सारी कंपनीज़ थी। बहुत सारी कंपनीज़ का मतलब क्या है कि वो जो है प्रॉफिट्स भी ज़्यादा कमा रहे थे, क्योंकि सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही था, प्राइवेट सेक्टर था ही नहीं। तो अब मान लो वे बेकार क्वालिटी बेचें या अच्छी क्वालिटी बेचें, फ़र्क नहीं पड़ता, लोग मजबूर थे वो ख़रीदने के लिए। आपके पास अगर ऑप्शंस ना हों, ठीक है, चलिए आपके पास अगर ऑप्शंस नहीं हैं, सपोज़ आप अपने गांव से अपने स्कूल आना चाहते हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है सिर्फ सरकारी बस, इससे अलग कुछ है ही नहीं। आपके पास कैब फैसिलिटी है ही नहीं। आप चाहे कितने भी अमीर हों कितने भी गरीब हों, आपको बस ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। तो पहले क्या था, सिर्फ पब्लिक सेक्टर रूलिंग था, पब्लिक सेक्टर जो बना दे वही पब्लिक खरीद लेगी, खरीदना पड़ेगा मजबूरन, ठीक है। बट प्राइवेट आने से क्या हुआ, जो पब्लिक सेक्टर था, इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर था, उसको लॉस क्रिएट होने लगा। और क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर है वो गवर्नमेंट का ही होता है, तो जो इसका प्रॉफिट्स होते हैं वो सरकार को मिलते हैं। सरकार उस प्रॉफिट्स का इस्तेमाल अपना बजट मैनेज करने में करती है।
बजट क्या होता है आपको पहले बता चुका हूँ मैं। जो भी एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंडिचर्स और रिसीट्स होती हैं सरकार की, वो एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर। अब क्योंकि पब्लिक सेक्टर नहीं रहा या फिर जो है उसको लॉस होने लगा, इस वजह से सरकार को प्रॉफिट्स नहीं मिल रहे, तो वो अपने बजट के लिए जो पहले सपोर्ट इन कंपनी से ले रहे थे वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब जो है सरकार को अपना बजट मेंटेन करने के लिए कुछ और सोर्सेज ढूंढने की नीड पड़ गई। तो ये इसका डिमेरिट है, बाकी ऑलमोस्ट इसके मेरिट्स ही हैं। ठीक है, वैसे अगर हम चाहें तो इसे भी मेरिट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे, आप कह सकते हैं कि पहले सरकार जो है रिलाई रहती थी, मतलब रिलाई करती थी मेनली पब्लिक सेक्टर के ऊपर अपने बजट सपोर्ट के लिए, बजटरी सपोर्ट के लिए। बट इसके बाद सरकार ने जो है और न्यू सोर्सेज निकालने चालू कर दिए जिससे कि उनको रिवेन्यू जनरेशन हो सके। ठीक है, यहाँ पर ही चैप्टर ख़त्म है। थैंक यू। एक बार अपने नोट्स पढ़ लेना, बुक में से पढ़ लेना। और इतना इजी चैप्टर है, आई थिंक आप क्वेश्चंस को अगर बिना आंसर्स देखे उनके करेंगे ईमानदारी से तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। नहीं हो तो कोई भी टॉपिक पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू एंड ठीक है।